हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चली होगी। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे जीके साइंस का न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर पहला। तो साथियों, जैसा कि इस समय रेलवे ग्रुप डी भर्ती कोर्ट में केस चल रही है, जिसका फैसला 28 मार्च को आना था कि इस बार आईटीआई वाले एग्जाम देंगे कि 10th वाले भी एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन साथ ही 28 मार्च को कोई भी फैसला नहीं आया, बल्कि अगला डेट दे दिया गया 26 मई को। अब इसका जो भी फैसला आएगा 26 मई को आएगा। तो साथ ही आज 30 मार्च है, तो आज से हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा एक दिन बाद अप्रैल का महीना स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल का 30 दिन और आपका जो 26 मई को लास्ट फैसला आएगा आरआरबी ग्रुप डी का, यानी 25 मई तक हम लोग लगातार इस जीके साइंस के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। यानी 55 प्रैक्टिस सेट हम लोग लगातार हल करने वाले। ये पहला हम लोग का टारगेट होने वाला है ग्रुप डी एग्जाम 2025 के पहले से, क्योंकि 26 मई को आपका पूरी तरह से फैसला आ जाएगा। तो रेलवे भर्ती बोर्ड लगा है कि इस बार आईटीआई पास वाले एग्जाम दे और 10th पास दोनों एग्जाम देंगे। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन साथ ही यहाँ से हम लोग लगातार अब 55 प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। 55 के अलावा प्लस 2 प्रैक्टिस सेट और, क्योंकि देखिए अभी 30 मार्च है, कल 31 मार्च है, 2 दिन इसमें भी बाकी है, अप्रैल का 30 दिन और मई का 25 दिन। यानी हम लोग 57 प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। जैसे यहाँ आपको पहला प्रैक्टिस सेट दिखाई दे रहा है, तो कल दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा, अगला तीसरा होगा, तो उसके दिन बाद चौथा होगा। ऐसे लगातार 57 दिन तक हम लोग साथी लगातार प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। क्या आप रेडी हैं? तो आज के पहले प्रैक्टिस सेट में हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 50 क्वेश्चन में से 33 रहने वाले हैं। तो अब इसका एग्जाम डेट तो मान के चलिए जून या जुलाई में होने वाला है। तो यहाँ से अप्रैल मई जून यानी 3 से 4 महीने हमारे पास बाकी है। तो इस बार सिलेबस जानते हैं कि जीके का 20 क्वेश्चन आ रहा है, साइंस का 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ का 25 क्वेश्चन, रीजनिंग का सबसे अधिक 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल 100 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 1 नंबर के, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर। और इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। समय इसमें आपको 90 मिनट मिल रहा है। इस बार कंप्यूटर में पेपर होने वाला है, सीबीटी पेपर होगा। ओके दोस्त, तो चलिए आज के इस पहले प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। तो लास्ट में आप अपना स्कोर बताइएगा। बिल्कुल आप रेडी होंगे इस प्रैक्टिस सेट को हल करने के लिए। तो डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक 11:30 AM पे, शाम को 6 PM पे और एक शाम को 7:30 PM पे लगातार हम क्लास आज से आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। सिंधु दर्शन महोत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? सिंधु दर्शन महोत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 2। तो जितने भी प्रश्न आपके सामने आएंगे तो समझेंगे, सोचेंगे, उसके बाद राइट आंसर देंगे। हर साल पराक्रम दिवस किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती पर मनाया जाता है? पराक्रम दिवस तो 23 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, 23 जनवरी को। लेकिन किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। बड़े बांधों के किस पहलू की आलोचना नहीं की गई है? बड़े बांधों के किस पहलू की आलोचना नहीं की गई है? देखिए आर्थिक की तो की गई है, सामाजिक की भी की गई है, पर्यावरण की भी की गई, लेकिन मनोवैज्ञानिक की नहीं की गई है। तो यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से समिति की सिफारिश द्वारा जोड़ी गई थी। यानी दोस्त, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश के द्वारा जोड़ा गया था? बताएंगे। संघ संविधान समिति द्वारा, या प्रांतीय संविधान समिति, यूनियन पावर समिति, या स्वर्ण सिंह समिति? तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के द्वारा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है भाग 9 में किया गया है। लेकिन आपसे सवाल पूछता है कि पंचायती राज जो व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था, ये किस भाग में किया गया वर्णन? तो भाग 2 में किया गया है। ये याद रखिए, भाग 2 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और इसे 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा जोड़ा गया था। ओके,
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 6। सेंट थॉमस बेसिलिका चर्च ये किस राज्य में स्थित है? सेंट थॉमस बेसिलिका चर्च ये किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र या केरल राज्य में? तो सेंट थॉमस बेसिलिका चर्च तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड की गुआ खदानें निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? तो साथी देखते हैं हम लोग क्या लगातार 57 डेज तक क्या इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग लगातार हल कर पाते हैं कि बीच में हमें छोड़ना पड़ जाता है। तो बस साथी आप यदि साथ देंगे तो हम लगातार इस प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, क्योंकि साथी आपको तैयारी करना है। यदि आपका फीडबैक अच्छा रहा और अपने आप दोस्तों में इस सेशन को शेयर करते हैं तो लगातार हम 57 दिन तक इस प्रैक्टिस सेट को लगातार हल करने वाले हैं। बस आपकी साथी साथ चाहिए, साथ मिल गया तो समझिए हमारी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से होने वाली है। तो झारखंड की गुआ खदानें किस खनिज से संबंधित है? तो लौह अयस्क से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? सागा दावा त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सागा दावा त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। संविधान के किस भाग में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है? संविधान के किस भाग में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग तीसरे में है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 10। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 में इंदिरा गांधी द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 में इंदिरा गांधी द्वारा एक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो कि कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। मोनाजाइट अयस्क भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की रेत में पाया जाता है? मोनाजाइट अयस्क भारत के किस राज्य की रेत में पाया जाता है? उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब या केरल? बताएंगे सभी दोस्त इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोनाजाइट अयस्क भारत के किस राज्य की रेत में पाया जाता है? तो भाई केरल राज्य में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 12। चौरी चौरा घटना किस वर्ष हुई थी? बताइए चौरी चौरा घटना किस वर्ष में हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 1921 में क्या हुई थी भाई? मोपला विद्रोह। आपसे सवाल पूछता कि मोपला विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो 1921 में हुआ था। 1922 में क्या हुआ था? तो भाई चौरी चौरा की घटना हुई थी। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 1920 में क्या हुआ था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को। किनके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। और 1919 में कौन सा घटना हुआ था? तो आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर शहर में। तो इस सवाल का बी ऑप्शन चौरी चौरा घटना 1922 में हुई थी। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तीस्ता, नर्मदा, कावेरी या कृष्णा नदी? चलिए दोस्त बताइए कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो नर्मदा नदी मिलती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 14। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य था? भाई वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य था? कोषाध्यक्ष, खजांची या कर संग्रहक या सारथी या चारण? बताइए संग्रहित्री का क्या कार्य था उस टाइम? तो भाई कोषाध्यक्ष या खजांची का काम था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता है? भाई इनमें से कौन सा त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी के महीने में नहीं मनाया जाता है? ऐसा कौन सा त्यौहार है भाई? देखिए भोगाली बिहू तो मनाया जाता असम राज्य में, और पोंगल भी भाई मनाया जाता है, लेकिन साथ ही जो ओणम है ये नहीं मनाया जाता है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओणम जैसे पोंगल तो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, और ओणम तो केरल राज्य में मनाया जाता है, और लोहड़ी गुजरात राज्य में मनाया जाता है। गुजरात नहीं पंजाब राज्य में मनाया जाता है।
ये भी पॉइंट्स नोट याद करेंगे आप लोग। आपसे सवाल पूछता है कि लोहड़ी किस राज्य में मनाया जाता है भाई, पंजाब में। एक फसल कटाई उत्सव है। भोगाली बिहू असम, ये भी फसल कटाई उत्सव है। और साथ ही पोंगल भी तमिलनाडु का एक फसल कटाई, ओणम केरल में मनाया जाता है, जो कि ये जनवरी के महीने में नहीं मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट संसद में कब पेश किया गया था? स्वतंत्र भारत का जो पहला केंद्रीय बजट था संसद में कब पेश किया गया था, बताइए। सोचिए, इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट संसद में पेश किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है, बताइए। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में, या अनुच्छेद 52 से 78 के बीच, या 36 से 51, या 12 से 35? मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है, ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 19। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताएंगे सभी दोस्त कि चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? सबसे पहले हम बात करेंगे महानदी की। महानदी तो देखिए उद्गम होता है, इसका जो उद्गम होता है पहले उड़ीसा राज्य में होता है। उड़ीसा राज्य में होता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। उड़ीसा, इसका जो महानदी साथी, इसका उद्गम, सबसे सवाल पूछता है कि महानदी का उद्गम किस राज्य में होता है? तो उड़ीसा राज्य में होता है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाता है। बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाता है, जो कि पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। किस ओर भाई? पूर्व की ओर। महानदी आपसे पूछा कि वो किस दिशा में बहती है? पूर्व की दिशा में बहती है। उसके बाद कृष्णा नदी, इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य में होता है। महाराष्ट्र राज्य में होता है, जो कि ये नदी जानते हैं किस किस राज्य से बहता है? एक तो देखिए महाराष्ट्र राज्य से, उसके बाद कर्नाटक से बहता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश से होकर भाई पूर्व की ओर ये भी बहता है। बहती है, ये पूर्व की ओर बहती है, याद रखिएगा। उसके बाद गोदावरी आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है। ये भी साथ ही महाराष्ट्र में ही इसका उद्गम होता है। ये भी पूर्व की ओर ही बहता है, पूर्व की ओर बहता है, जो कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन स्टेटों में बहता है। तो इनमें से जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहता है वो नर्मदा नदी है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? तो आपसे सवाल पूछेगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। किस वर्ष में किया था बताइए? 1905 में किया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार कृषि से संबंधित नहीं है? भाई इनमें से कौन सा त्यौहार कृषि से संबंधित नहीं है? तो देखिए लोहड़ी तो भाई है, पोंगल भी है, बैसाखी, लेकिन दीपावली नहीं है। इसे तो भाई कृषि से कोई लेना देना है नहीं, दीपावली से। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए, तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे दोस्त। लगातार 57 दिन तक ये आपकी प्रैक्टिस सेट चलेगी। यदि आप डेली प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं और आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए तो आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। ओके दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। हिंदू धर्म में अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हिंदू धर्म में अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रामानुज, रामानंद, या वल्लभाचार्य, या आदि शंकराचार्य? तो अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन हिंदू धर्म में भाई आदि शंकराचार्य ने किया था। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? तो भाई नाभिकीय ऊर्जा नहीं है।
ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 25। भारत सरकार की केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? भारत सरकार के केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो बताइए कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 26। ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो साथी ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दोस्त याद रखिए 1773 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य कब से है? तो आप यदि WTO की स्थापना जानते हैं कि कब हुआ था, तो अभी से भारत इसमें जुड़ गया था। 1 साल या 2 साल इधर उधर गैप नहीं किया। जिस दिन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ, जिस वर्ष से, उसी दिन से भाई उसी वर्ष से भारत इसमें जुड़ गया था। तो आप जानते होंगे कि WTO का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 को WTO का गठन हुआ था, तभी से भारत इसमें जुड़ गया था। तो देखिए 1995 बी ऑप्शन दिया है। और यदि आपसे पूछेगा कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो भाई जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1 जनवरी 1995 ये पूरा सही है। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में हिमालयी नदी में सबसे पश्चिमी है? तो इनमें से कौन सी नदी भारत में हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी है? भागीरथी, अलकनंदा, लूनी या सिंधु नदी? तो इनमें सिंधु नदी है जो कि भारत में हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 29। किसके बढ़ने पर धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र घट जाता है? तो किसके बढ़ने पर धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र घट जाता है? भाई दूरी की। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 30। मानव शरीर के किस भाग में बिली उपस्थित होता है? तो भाई मानव शरीर के किस भाग में जो बिलाई, आप तो बिलाई के नाम से भी जानते होंगे, तो ये बिलाई मानव शरीर में किस भाग में उपस्थित रहता है? आँख में, गुर्दे में, यकृत में या छोटी आंत में? तो याद रखिए बिलाई प्रेजेंट रहता है छोटी आंत में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इनमें से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एसिटिलीन है, एथेन है, बेंजीन है, एथीन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 32। डैश एक भौतिक राशि है जिसकी इकाई वोल्ट पर एम्पियर होती है? बताइए एक कौन सी भौतिक राशि है जिसकी इकाई भाई वोल्ट पर एम्पियर है? कार्य की होती है, आवेश की, विद्युत धारा की या प्रतिरोध की? तो साथ ही आप जानते हैं किसकी होती है भाई, बताइए? तो प्रतिरोध की होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिल्वर से कम अभिक्रियाशील होती है? तो इनमें से कौन सी धातु जो कि सिल्वर से कम अभिक्रियाशील होती है? Hg यानी मरकरी, आयरन, Fe, Au या Cu? बताइए दोस्त। तो भाई सर जी जो कि धातु सिल्वर से कम अभिक्रियाशील होती है वो गोल्ड है। गोल्ड क्या होता है भाई? Au होता है। सी ऑप्शन Au बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 34। इथेनॉल का सजातीय कौन होता है? भाई बताइए कि इथेनॉल का सजातीय कौन होता है? प्रोपेनॉल होता है, मेथेनॉल होता है, एथेनॉल होता है या एथेन 88 होता है? तो इथेनॉल का जो सजातीय होता है वो मेथेनॉल होता है। बी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन वायुमंडल में ओजोन परत को नष्ट करने के लिए जाना जाता है? बताइए कौन सा रसायन वायुमंडल में ओजोन परत को नष्ट करने के लिए जाना जाता है? NO2, SO2, CO या CFCS? भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ये। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 36।
न्यूलैंड्स द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था? बताएंगे सभी दोस्त कि न्यूलैंड्स द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था। एक तो भाई देखिए कोबाल्ट और एक निकल को, इन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था। किनके द्वारा? न्यूलैंड के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। मशरूम में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? मशरूम में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है बताइए। तो भाई मृत जीवी पोषण पाया जाता है मशरूम में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। वैसे तो भाई मशरूम का सब्जी खाने में बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी टेस्टी होता है। जब अच्छा बन जाए तो भाई इसके आगे पनीर भी फेल होता है, आप तो जानते होंगे दोस्त। अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 38। प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं? प्राकृतिक रूप से वैसे तो आप देखेंगे तो 118 तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें भाई प्राकृतिक रूप से पूछा है। इनमें तो 118 है नहीं, तो 118 में से भाई पृथ्वी पर 94 प्राकृतिक रूप से तत्व पाए जाते हैं 118 में से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 39। फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है? फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है बताइए। तो साइटोकिनिन होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या दे रखा है? मानव वृक्क द्वारा शरीर से उत्पन्न कौन सा नाइट्रोजनी अपशिष्ट बाहर निकाला जाता है? मानव वृक्क द्वारा शरीर से उत्पन्न कौन सा नाइट्रोजनी अपशिष्ट बाहर निकाला जाता है? तो भाई यूरिया और यूरिक एसिड निकाला जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्चतम है? भाई इनमें से किसका क्वथनांक उच्चतम है? एल्कीन, अल्केन, मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड या एल्काइन का? तो सबसे अधिक एल्काइन का है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 42। पहचाना जाने वाला पहला फुलेरिन कौन था? तो भाई बकमिंस्टर फुलेरिन के नाम से तो आप जानते हैं। तो पहचाना जाने वाला पहला जो फुलेरिन था वो कौन था? तो सर जी ये तो C60 था। ऑप्शन है दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त करने में सक्षम है? तो कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त करने में सक्षम है? Ag, Cu, Hg या Pb बताइए। एक तो भाई देखिए सीसा कर सकता है ऐसा, तो सीसा क्या होता है? Pb होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 44। सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं भाई? सामान्यतः अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? तो याद रखिए अम्लीय होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 45। जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है मेरे दोस्त? तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, यानी CO निकल जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 46। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का pH मान क्या होता है? भाई यहाँ पे जो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण, यहाँ पे मिश्रण होना चाहिए, मिश्रण नहीं भाई मिश्रण होना चाहिए। मिश्रण वाले लवण का pH मान क्या होता है बताइए। तो 7 से अधिक pH होता है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 47। ओजोन सांद्रता को मापने के लिए सबसे आम इकाई कौन है? भाई साहब ओजोन सांद्रता को मापने के लिए कौन सबसे आम इकाई है? चेन है, रॉड है, स्टैचूट माइल है या डॉप्सन? तो आप जानते हैं भाई ओजोन सांद्रता को मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? डॉप्सन यूनिट का, यानी डॉप्सन सबसे आम इकाई है ओजोन सांद्रता को मापने के लिए। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 48। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं भाई? ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली ही नहीं होती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक, अकेशरुकी या प्रोकैरियोट या कशेरुकी बोलेंगे बताइए। जिनकी कोशिकाओं में भाई केंद्रक झिल्ली ही नहीं होते हैं तो उन्हें तो जानते हैं प्रोकैरियोट बोलेंगे। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए
नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 49। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है? एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए, सोचिए, समझिए, सॉल्व का राइट आंसर दीजिए। तो विद्युत और चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का और प्रैक्टिस सेट का पहले का। तो आप सभी बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अविक्रियाशील है? तो इन तत्वों में से सर्वाधिक अविक्रियाशील कौन सा तत्व है? Mg है, Al है, Ca या Pb? बताइए। इस सवाल का राइट आंसर फटाफट आप सभी साथ देंगे कि इन तत्वों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन सा तत्व है? तो कैल्शियम है दोस्त। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। अब बताइए दोस्त कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की सेशन से। चलिए फटाफट अपना अपना स्कोर बताएंगे आप लोग कि आप लोगों ने आज की सेशन से कितना स्कोर कंप्लीट किया। सभी साथी बताएंगे अपना अपना स्कोर। तो उम्मीद करूँ दोस्त ये सेशन आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा और आपने हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से तैयार भी किया होगा। जैसा देखिए आरआरबी ग्रुप डी के पिछले वर्ष 2018 और 2022 में पूछे थे, सेम उसी तरह सारे क्वेश्चन है। और इस बार जो आपका 2024 में रेलवे के एग्ज़ाम हुए, फिर उसके बाद साथी और जो रेलवे के एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हैं, जैसा हर बार सवाल पूछा था बिल्कुल सेम उसी के आधार पर ये प्रैक्टिस सेट हम आप सभी लोग लिए डेली सेट करेंगे। ओके दोस्त, तो आप सभी से बस रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में सेशन को शेयर करके बहुत अच्छी तरीके से डेली का डेली क्लास ज्वाइन करेंगे। और भी कोई भी डाउट मन में हो तो साथ ही कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ओके, और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से रखिए क्योंकि इसका जो 26 मई को आएगा अंतिम फैसला, तो समझिए एक तरह से एग्ज़ाम डेट ही आ सकता है। उस दिन एक आध दो दिन बाद एग्ज़ाम डेट भी आपको देखने को मिल जाए, यानी 2 महीना मान के चलिए। 2 महीने बाद आप जब भी आपका एग्ज़ाम हो जाए, जून में मान ली हो जाए तो यानी 2.5 महीना हमारे पास बचेगा। ओके, तो अपनी अच्छी तरीके से हम लोग प्रिपेयर करेंगे, लगातार तैयारी करेंगे। तो चलिए दोस्त मिलते हैं 11:30 AM पे। तो आप सभी साथी 11:30 AM पे आएंगे। ओके, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।